नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वसुंधरा कौशिक है एंड वेलकम बैक टू ब्रेन क्रैश मैथ्स। आप में से बहुत लोगों का ये सवाल था कि फर्स्ट ईयर में हम कैसे पढ़ाई करें, कौन से सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दें और कैसे नोट्स बनाएं। तो ये वीडियो उसी के बारे में है। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली मटीरिया मेडिका के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मटीरिया मेडिका कम्प्लीटली एक न्यू सब्जेक्ट है और उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं होता है, तो उसे पढ़ना शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पहले मटीरिया मेडिका सेकेंड ईयर से पढ़ाई जाती थी, बट अब क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है तो वो फर्स्ट ईयर में इंक्लूड कर दी गई है, इसीलिए डिफिकल्टी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे। इस वीडियो में हम एकोनाइट का एग्जाम्पल लेके इसे समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम किसी ड्रग को अप्रोच कर सकते हैं पढ़ने के लिए, क्या क्या पॉइंट्स हमें उसमें इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए। और हम बेसिकली इस वीडियो में हम एलन स्कीनोट ही एज अ रेफरेंस बुक यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में यही सबसे इम्पोर्टेंट बुक है और ये इनफ भी है अगर आप बिगिनर हैं। तो इसी का एग्जाम्पल लेके हम आगे प्रोसीड करेंगे। जब भी हम एलन स्कीनोट खोलते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे सिम्टम्स लिखे होते हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये सिम्टम्स आए कहाँ से। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो इसका आपको ये तो पता होगा कि जो होम्योपैथी है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटा, यानी कि लेट लाइक्स बी क्योर्ड बाय लाइक्स। अब इसमें होता क्या है समझिए, अगर हमने 10 हेल्दी प्रूवर्स को प्रूविंग करने के लिए अपनी रेमेडी दी है, यहाँ पर मैं एम्फोसाइज करना चाहूंगी ऑन द वर्ड हेल्दी प्रूवर्स। होम्योपैथी में ड्रग प्रूविंग हेल्दी प्रूवर्स पे होती है रादर देन सिक इंडिविजुअल्स और एनिमल्स। तो जब हमने 10 हेल्दी प्रूवर्स को अपनी रेमेडी दी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रेमेडी लेने के बाद बताया कि हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरे अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं। वही सारे सिम्टम्स जब प्रूव होते हैं, रीप्रूव होते हैं, दोबारा से उनको देखा जाता है, उसके बाद वो सारे सिम्टम्स आपके एलन स्कीनोट या किसी भी मटीरिया मेडिका में लिखे जाते हैं। तो जितने भी सिम्टम्स एलन स्कीनोट के अंदर है वो मन घड़ंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी का मन किया तो उसने इसमें लिख दिया या किसी और बुक में लिख दिया। ये सारे प्रूव्ड रीप्रूव्ड सिम्टम्स हैं। बहुत सारे प्रूवर्स पे की गई स्टडीज के बाद इसमें कुछ लिखा जाता है। तो आज हम इन्हीं सिम्टम्स को पढ़ने का तरीका समझेंगे कि कैसे आप किसी भी रेमेडी को अप्रोच कर सकते। तो इसे अच्छे से समझाने के लिए मैंने अपने ही फ़ोन में नोट्स एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया है। ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत लिटिल बिट स्कैटर्ड लगे, बट क्योंकि यही सोर्सेज मेरे पास थे तो मैंने इसी का इस्तेमाल करके आप लोगों को थोड़ा अच्छे वे में समझाने की कोशिश की है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, मेकोनाइट का एग्जाम्पल लेके सीखेंगे फ्रॉम एलन स्कीनोट। सबसे पहले जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज द नेम ऑफ द रेमेडी, एकोनिटम नैपिलिस। उसके नीचे राइट साइड में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर रैनिनकुलेसी लिखा हुआ है। रैनिनकुलेसी फैमिली है जिससे एकोनाइट बिलोंग करती है। हम 11th-12th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी में पहले भी पढ़ चुके हैं कि फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इन सब के बारे में। दैट इज द सेम कंसेप्ट जो यहाँ पर लग रहा है। एकोनाइट एक प्लांट है जो रैनिनकुलेसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद आप इसमें देखेंगे लेफ्ट साइड लिखा हुआ है मॉन्कशुड या फिर वुल्फ्स पेन। मॉन्कशुड का मतलब है दिस इज द कॉमन नेम ऑफ द रेमेडी। तो हर रेमेडी में जो राइट साइड में लिखा है दैट इज द नेम ऑफ द फैमिली, और जो लेफ्ट साइड में लिखा है दैट इज द कॉमन नेम। तो मॉन्कशुड इसका कॉमन नेम है, यानी कि एकोनाइट जहाँ पर होती है वहां पर इसे कॉमनली मॉन्कशुड के नाम से जाना जाता है। ओके, अब आप उसके नीचे आएंगे, आपको बहुत सारी हेडिंग्स दिख रही हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस, मेंटल जनरल्स, फिजिकल जनरल्स। तो अब आपने क्या करना है, जब भी आप कोई रेमेडी पढ़ना शुरू करें, सबसे पहले इन सब का मतलब समझ ले कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, मेंटल जनरल्स का क्या मतलब है, फिजिकल जनरल्स का क्या मतलब है। ठीक है, तो आपने अब क्या किया, इन सब का मतलब आपने समझ लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक थरो रीडिंग करनी है रेमेडी की। ठीक है, जैसे आप एक नॉर्मल बुक पढ़ रहे हैं वैसे आप एक बारी रेमेडी रीड करते जाएं। जब आप रीड करेंगे आपको लगेगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुने हैं, नहीं पढ़े हैं, आपको उनका मीनिंग नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं सिडेंट्री लाइफ। सिडेंट्री लाइफ मैंने आज तक अगर कभी नहीं सुना है तो हमें क्या करना है, इसको गूगल करना है और इसका मतलब साइड में लिख लेना है। ठीक है, तो सिडेंट्री लाइफ का मतलब है वो आदमी जो बहुत अपना समय बैठे हुए बिताता है विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो ऐसे ही करके बहुत सारे वर्ड्स इसमें निकलेंगे जिसका मतलब आपको नहीं पता होगा।
तो वो आपने क्या करा है, वो आपने गूगल सर्च कर लिया, ठीक है। ऐसे ही करके आपने एक थरो रीडिंग लगा ली इस पूरी रेमेडी की, और आपने वो सारे मतलब देख लिए जिनका आपको नहीं पता था मीनिंग। मूविंग ऑन, अब आप कहीं कहीं पर देख रहे होंगे इसमें कि कहीं कहीं पर जो है बोल्ड लेटर्स का यूज है, कहीं कहीं पर जो सिम्टम है वो इटैलिक्स में लिखा हुआ है ना, और बहुत सारी जगह नॉर्मल लिखा हुआ है, ना ही बोल्ड में है ना ही इटैलिक्स में है। तो तीनों का मतलब अलग है। जहां पर सिम्टम बोल्ड में लिखा हुआ है दिस, इसको हम बोलते हैं थर्ड ग्रेड सिम्टम। यानी कि जब प्रूविंग्स की गई है, समझिए 10 प्रूवर्स पे प्रूविंग की गई, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रूवर्स ने ये सिम्टम बताया और रीप्रूविंग में भी ये सिम्टम आया। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम। आपके वाइवा के बेसिस पे भी, एग्जाम के बेसिस पे भी, वाइवा में मोस्ट क्वेश्चन इस सिम्टम से हो सकते हैं फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं तो, और एग्जाम में भी ये सिम्टम हमें अंडरलाइन करके लिखना ही होता है। उसके बाद सेकंड, मूविंग ऑन, हम इसमें आते हैं अपने इटैलिक्स में जो लिखा हुआ है सिम्टम। तो जो सिम्टम इटैलिक्स में लिखा हुआ है उसको हम बोल देंगे थर्ड, ये सेकंड ग्रेड सिम्टम है। सेकंड ग्रेड सिम्टम मतलब ये अगर जब प्रूवर्स को दी गई तो कई सारे प्रूवर्स ने, बहुत नंबर ऑफ प्रूवर्स ने ये सिम्टम भी बताया, पर थोड़ी सी कम मात्रा में बताया, इसलिए इसको सेकंड ग्रेड सिम्टम कह दिया है, इसको इटैलिक्स में लिख दिया है, लेकिन ये सिम्टम भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मूविंग ऑन, जो आपके नॉर्मल लिखे हुए, ना ही वो इटैलिक्स में है ना ही वो बोल्ड में है, उसको हम बोलेंगे आपके फर्स्ट ग्रेड सिम्टम। यानी कि उनकी इंपॉर्टेंस बाकी के थर्ड ग्रेड सिम्टम और सेकंड ग्रेड सिम्टम सबसे कम है उनकी इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो कुछ प्रूवर्स ने वो सिम्टम बताए हैं, कुछ प्रूवर्स ने वो सिम्टम नहीं बताए, या रीप्रूविंग में वो सिम्टम नहीं आए तो उन्हें ऐसे लिख दिया है। ये तो हम समझ गए ग्रेडिंग ऑफ सिम्टम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा कहीं कहीं पर जो है कॉमा का यूज किया गया है, कहीं कहीं पर सेमीकोलोन का यूज किया गया है, और फुल स्टॉप का यूज किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कॉमा के बारे में। देखिए, जब कॉमा जहां पर लगा हुआ है, कॉमा के बाद जो सिम्टम शुरू हो रहा है, दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम ओनली। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कॉमा के बाद जो भी सिम्टम शुरू होगा, दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ फर्स्ट सिम्टम ओनली, ठीक है। यानी कि जब मैं ये सिम्टम पढ़ूंगी, ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड विद ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, ये पूरा एक सिम्टम है, ठीक है, ये पूरा एक सिम्टम है। अब हम बात करते हैं सेमीकोलोन की। तो सेमीकोलोन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दिस इज सेमीकोलोन, है ना, ये सेमीकोलोन है। इसका मतलब सेमीकोलोन के बाद जो भी सिम्टम शुरू हो रहा है, दैट इज अ न्यू सिम्टम, दैट इज नॉट द कंटिन्यूएशन ऑफ फर्स्ट सिम्टम। यानी कि यहाँ से यहाँ तक मेरा पहला सिम्टम खत्म हो गया, सेमीकोलोन के बाद मेरा दूसरा सिम्टम शुरू हो रहा है, ठीक है। या फिर आप इस लाइन में भी देख सकते हैं, यहाँ सेमीकोलोन लगा हुआ है, ये एक मेरा सिम्टम नंबर 1 है और ये मेरा सिम्टम नंबर 2 है। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से सेमीकोलोन लगा है, ये मेरा सिम्टम नंबर 3 है। तो ये सारे अलग अलग सिम्टम हो गए, ठीक है। तो ये जानना भी इम्पोर्टेंट है। अब हम ये समझ गए। अब हम बात करते हैं कि जो है कहीं कहीं पर आपको दिख रहा होगा इस रेमेडी में कि ब्रैकेट में लिखी हुई हैं चीजें। जैसे हम, हाँ, इसमें आते हैं मोडालिटीज में, हम इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, जैसे मैंने इसको किया तो मोडालिटीज में मैं आ गई, है ना। मोडालिटीज में लिखा हुआ है एग्रावेशन एंड एमिलोरेशन। एग्रावेशन का मतलब है ये सब चीजें करने से पेशेंट की जो तकलीफें हैं वो बढ़ जाती हैं, एग्रावेट हो जाती हैं। एमिलोरेशन का मतलब है ये सब करने से पेशेंट की तकलीफें कम हो जाती हैं, एमिलोरेट हो जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ जो मेडिसिन हैं वो ब्रैकेट में लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सिम्टम एकोनाइट में है वही सेम सिम्टम इन रेमेडीज में भी है। यानी कि अगर एकोनाइट के पेशेंट को ओपन एयर में आराम मिलता है तो एलिमिना के पेशेंट को भी मिलता है, मैकाप के पेशेंट को भी मिलता है और पल्सिटेला के पेशेंट को भी मिलता है। सेम अगर हम एग्रावेशन की बात करें तो अगर जो आपका एकोनाइट का पेशेंट है उसको अफेक्टेड साइट में लेटने में आराम मिलता है, तो सेम आराम हेपार के पेशेंट को भी मिलता है और नक्स मॉस्केटा के पेशेंट को भी मिलता है। तो ये तो हमारा था कि ब्रैकेट में जो चीजें लिखी हैं उसका मतलब क्या है। तो अगर आप कोई भी रेमेडी इन्हीं बेसिस पे, इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो आपको वो आसानी से समझ आएंगी।
और स्पेशली आपने जो ये डार्क में लिखा हुआ है, बोल्ड में लिखा हुआ है, इन सब बातों को तो बिल्कुल ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है और एग्जाम में लिखना ही लिखना है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आप किसी भी रेमेडी को किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं और क्या पॉइंट्स होते हैं उसमें ध्यान रखने वाले जो उसे बाकी रेमेडीज से डिफ्रेंशिएट करते हैं। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।